आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी और ये काफ़ी लंबे समय तक रही, लेकिन बाद में इसका पतन हो गया और ज़मीन दोष हो गई। उसके बाद इसकी खुदाई की गई और खुदाई करने के बाद विभिन्न स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थान मिले हैं, जिनके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को यानी कि निकाला जाता है या समझाया जाता है। तो पहली जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है वो है आपका नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थानों की जो खुदाई की गई, खुदाई के बाद में वहाँ से विभिन्न यानी कि आपके जो सामग्री मिली खुदाई में, जो आपके भवन मिले, मकान मिले और वहाँ पर यूज़ की जाने वाली चीज़ें जो थी, उनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के आपके जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, जो बड़े बड़े उस समय के नगर थे जो खुदाई में मिले थे, उनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही नियोजित सभ्यता थी। यानी कि आपका सुनियोजित नगरीय योजना, नगरीय सभ्यता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे बहुत ही अच्छे तरीके से उनके टाउन प्लानिंग की जाती थी। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना दिया गया। आज भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर शहरों में क्या हो रहा है कि प्रॉपर टाउन प्लानिंग की जाती है और इसके लिए टाउन एंड कंट्री जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है उसकी मंजूरी देता है, उसी के अकॉर्डिंग यानी कि सारी चीज़ें बनानी होती है। यदि हिंदुस्तान के बड़े बड़े नगर देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उनको बसाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आज जो काम हो रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आज से 5000 साल पहले काम कर लिया था। यानी कि उनका जो देखेंगे आपका नगर नियोजन के मामले में कितना यानी कि विकासशील थे, कितने यानी कि विकसित थे, क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे नगरों का विकास कर लिया था। उनका जो नगर होता था वो पूरा यानी कि 2 पार्ट में ज़्यादातर डिवाइड होता था। जैसे मान लीजिए ये आपका किसी भी शहर का टोटल एरिया है, ये यानी कि यहाँ पर नगर को बसाया जाना है, तो वो प्रॉपर प्लानिंग करते थे। आपका इस तरीके से प्लानिंग होता था, पूरे नगर को 2 यानी कि पार्ट में डिवाइड किया जाता था। 2 टीले होते थे, वहां पर यानी कि नगर को बसाया जाता था। आपका एक होता था पश्चिमी टीला, एक होता था पूर्वी टीला। यानी कि आपका ये जो होता था आपका पश्चिमी टीला और ये आपका पूर्वी टीला, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ होता था। ये आपका जो पश्चिमी भाग होता था ये आपका छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था। क्या होता था? ऊंचा होता था। और यहां पर आपका ज्यादातर आपके सार्वजनिक भवन होते थे, पब्लिक प्लेस। आपका यहां पर किला होता था ज्यादातर, यहीं पर आपके महल बने होते थे और सभागार होता था। यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी वो आपके इस क्या होता था पश्चिमी टीले पर होती थी। और इसके बाद आपका जो पूर्वी टीला होता था यहां पर ये बड़ा होता था। क्या होता था? ये बड़ा होता था और ये छोटा होता था। कौन सा? पश्चिमी टीला। यहां पर यानी कि ये जो पश्चिमी टीला होता था ऊंचाई में होता था और ये बड़ा होता था, लेकिन ये नीचा भाग होता था। यहां पर आपकी पूरी बस्ती बसाई जाती थी। यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपके ये कह सकते हैं कि शासक लोग रहते थे
और यहाँ पर यानी कि जनता रहती थी पूर्वी भाग में, यानी कि पूरी बस्ती बसाई जाती थी। यहाँ पर आपका नगर होता था, पूरा बस्ती थी। इसको भी बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बसाया जाता था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई कैसे भी मकान बना लेगा कोई भी, प्रॉपर तरीके से इसमें प्लानिंग होती थी। प्लानिंग में क्या होता था, आपकी ये इसको चौड़ी चौड़ी जो सड़कें थी, इस तरीके से ये आपकी यहां पर सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरीके से। बीच बीच में ये आपके जो ब्लॉक्स बन जाते थे, यहां पर यहां पर यानी कि मकान बनते थे। क्या होते थे, यहां पर मकान बनते थे। यानी कि पूरा आपका जो नगर होता था इसको ग्रिड सिस्टम में डिवाइड कर दिया जाता था। ग्रिड प्रणाली इसको बोलते हैं, जो ऐसे शतरंज जैसे वो बन जाते हैं ब्लॉक, इसको यानी कि ग्रिड प्रणाली बोलते हैं। इससे यानी कि ग्रिड सिस्टम पर आपका पूरा नगर बसा हुआ था। अब यहां पर क्या होता था, ये आपके जो ब्लॉक्स बने थे यहां पर यानी कि मकान बनते थे। ये आपके जैसे ये मकान बने होते थे और दो मकानों के बीच में गैप जरूर होता था ज्यादातर, इस तरीके से आप देख रहे। तो ये यानी कि बिल्डिंग्स हैं। अब इसमें क्या होता था, ये तो मेन रोड है आपका, क्या होता था, ये मेन रोड है और ये पीछे वाली गली होती थी यहां पर। तो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में खास बात यह थी कि जो मकान होते थे उनका जो मेन गेट होता था वो सड़क की तरफ नहीं खुलता था, पीछे गली में खुलता था। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज भी यही होना चाहिए कि आपका घर का मेन गेट है ना, वो मेन रोड पे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना है, नहीं है भाई। एकदम से वाहन कोई तेजी से आ रहा है, कोई बच्चा निकल पड़ा, एकदम क्या हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो लोग इस बात से बड़े वाकिफ थे। उन्होंने इसी प्रकार से अपना सिस्टम बनाया था कि आपका मेन जो गेट है वो हमें रोड पर नहीं खोलना है, पीछे गली में खोलना है। ये यानी कि हर घर की वो खास विशेषता थी। और खास बात ये थी कि यहां पर यानी कि हर घर में आपका पक्की ईंटों का यूज हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटें यूज होती थी। देखिए आज के समय में पक्की ईंटें यूज हो रही थी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज से 5000 साल पहले यानी कि ईंटों को पका के और मकान बनाना, ये सोच जो है ना बताती है कि वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के थे। उस समय की हम देखते हैं कि दुनिया में और भी जो सभ्यताएं थी, जैसे आपको सुमेरियन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, वहां पर भी ये नहीं मिली आपकी, वहां पर भी आपकी ये नहीं मिली है। कौन? पक्की ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों तरीके की ईंटें यूज की जाती थी, कच्ची और पक्की ईंटें की जाती थी। ज्यादातर देखा जाता था कि पक्की ईंटें और कच्ची ईंटों का यूज अलग अलग था। नींव जो होती थी वो ज्यादातर कच्ची ईंटों से भरते थे वो लोग, और पक्की ईंटों का मकान बनाते थे। मकान भी उनके 1 मंजिल 2 मंजिल तक होते थे, बड़े बड़े मकान होते थे। क्या होते थे? बड़े बड़े मकान होते थे। इसमें कई यानी कि कमरे होते थे। हर घर में लगभग आंगन बीच में जरूर होता था और आसपास कमरे बने होते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात ये थी कि यहाँ पर यानी कि मजबूती पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। यानी कि मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी जिससे कि मकान कैसा हो, मजबूत हो। और खास बात ये होती थी कि हर मकान में आपका खिड़की और दरवाजा और आपका रोशनदान, वेंटिलेशन, यानी कि आपके खिड़की भी होते थे, दरवाजे भी होते थे और वेंटिलेशन भी होता था। ये आपका यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के हर मकान में मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के हर मकान में किचन मतलब रसोई घर और यानी कि बाथरूम ये भी होते थे।
और वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की जो पानी निकासी के लिए नालियां बनी होती थी, और वो जाकर के सड़क के किनारे जो नालियां बनी होती थी उसमें जाकर के मिलता था। मतलब ये देखा ना कि आज बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कि यानी कि उनका ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, यानी कि जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या होता था कि आपका घर का पानी निकल करके मोरी से यानी कि सड़क के किनारे बनी हुई नालियों में मिलता था, और वो नालियां यानी कि जाकर के पानी बाहर निकालती थी। तो कभी भी वहां पर यानी कि पानी का भराव नहीं होता था कि साहब यानी कि थोड़ा सा पानी बरसा और यानी कि पूरा शहर जलमग्न हो गया, पानी में डूब गया, ऐसा नहीं था। उनका पूरी तरीके से बहुत ही अच्छा जल निकासी का सिस्टम था। क्या होता था कि ये सड़कें हैं, इन सड़कों के किनारे आपकी ये नालियां बनी होती थी, और ये नालियां बिल्कुल पक्की नालियां होती थी। इनको यानी कि अच्छी तरीके से बनाया जाता था, और इन नालियों को आपको ढक दिया जाता था लकड़ी से या पत्थर से। और खास बात यह थी कि इनमें बीच बीच में आपके ये होल दिए जाते थे, जैसे आजकल यानी कि सीवर का जो टैंक बना देते ना, वो किसके लिए होता था कि जैसे यहां से पानी बहता हुआ आता था, मिट्टी और यानी कि गंदगी साथ में, वो यहाँ बैठ जाती थी मिट्टी गंदगी, और फिर आगे पानी साफ निकलता हुआ चला जाता था फिर अगले में। और जब यानी कि कहीं गंदगी ज़्यादा भर जाती थी नालियों में, मतलब इसमें मेन होल में, तो इसको ढक्कन को हटा करके यानी कि उसको साफ कर दिया जाता था। आज भी यही सिस्टम है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से उनका यानी कि जल निकासी की व्यवस्था थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक खास बात थी, जो कि दुनिया की उस समय की सभ्यताओं में किसी में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अच्छा लेवल का यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है, एक बहुत अच्छे लेवल की नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसके अलावा वहां पर यानी कि प्रकाश की व्यवस्था भी की जाती थी कि रात में यानी कि किसी तरह से कोई भी अंधेरा न रहे सड़कों के किनारे, तो वहां यानी कि मशाल जला के रख दिए जाते है ना, तो वो लाइट का सिस्टम भी था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि इनकी जो थी ना, सड़कें जो चौड़ी चौड़ी होती थी, लेकिन सड़कें कच्ची थी, पक्की नहीं थी। नालियां पक्की होती थी लेकिन सड़कें कच्ची होती, लेकिन सड़कें जो बनाने का उनका तरीका था बहुत ही बेहतरीन था। मतलब सड़कें इस तरह से बनाई जाती थी कि कभी भी पानी नहीं ठहरता था, और हवा आती थी और उसको इनके साफ करते हुए निकल जाती थी। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से सड़कों का निर्माण किया जाता था, यानी कि वहां पर गंदगी नहीं टिकती थी। ये बहुत उनका अच्छे लेवल का यानी कि सड़क निर्माण का काम था। तो ये आपकी कैसी सभ्यता थी? आपकी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो पहले इसकी विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी विशेषता हम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता आपके कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे आपका सभी धातुओं का यूज करते थे, यानी कि आपका सोना, चांदी, पीतल और आपका कांसा। तो ये कुछ धातुएं ऐसी हैं जो यानी कि क्या होती हैं? मिश्र धातु होती हैं, यानी कि दो यानी कि आपका मेटल को मिला करके आपका तीसरा बनता है। तो आपकी कांसा भी उसी में से है। कांसा जो है ना, ये भी उसी में से है, आपका मिश्र धातु है। ये तांबा और टिन से मिलाकर के बनाई जाती है। इसमें आपका 90% आपका तांबा होता था और 10% आपका टिन होता था। इस तरीके से ये कांसा बनाते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, तो इसीलिए पहली बार आपका सिंधु घाटी सभ्यता में ये आपका ब्रॉन्ज मेटल जो था उसको बनाया गया था, इसीलिए इसको कांस्य युग की सभ्यता कहा गया। यानी कि यहां ये बताना चाह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ना, मेटलर्जी
यानी कि धातु कर्म में बहुत आगे थे, यानी कि दो धातुओं को मिलाकर के एक नई धातु बनाना ये लोग सीख गए थे। मैंने कहा था कि आज के टाइम में ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने ये काम किया था, समझ रहे ना, कि 5000 साल पहले उन्होंने ये काम किया था, इसलिए बहुत बड़ी बात थी। आज यदि कोई एरोप्लेन बना रहा है तो वो टेक्नोलॉजी पहले से डेवलप है, इसलिए बना पा रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जिसने बनाया होगा तो वो यानी कि आपका इंपॉर्टेंट काम किया उसने। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में उनकी जो नॉलेज थी वो बहुत जबरदस्त तरीके से थी। तो इन्होंने आपका धातु कर्म विज्ञान जो है ना, मेटलर्जी साइंस, इसके मामले में बहुत शानदार काम किया था। इसके अलावा मेटलर्जी साइंस के मामले में एक चीज और देखें कि भाई कभी भी यानी कि कोई भी दो धातुएं मिलाई जाएंगी तो क्या होगा, उनको पिघलाना भी आना चाहिए। तो कई जगह पर आपके तांबे के पिघले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, यानी कि आपका पिघला हुआ तांबा कई जगह से मिला है। तो इस काम में उनका साइंस बहुत अच्छा था, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में वो काफी आगे थे। तो ये यानी कि आपको पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अगली विशेषता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्टोरिक। यानी कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किसी की सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल की। देखिए ये आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसको थोड़ा सा हम समझ लें। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, और दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक, यानी कि आपका प्रोटो हिस्टोरिक। और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल, यानी कि आपका हिस्टोरिक एज। तो ये आपका जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी पूरी जो जानकारी है वो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस होते हैं, पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक प्रमाण होते हैं, यानी कि जमीन से खुदाई में जो चीजें मिलती हैं उनके बेसिस पर यानी कि हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से ये आपका किस पे डिपेंड होता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर, पुरातात्विक साक्ष्य पर। यानी कि यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता, किसी भी टाइप का कोई एविडेंस लिखावट का नहीं रहता है। और ये आपका जो रहता है ये पूरा आपका कैसा रहता है, साहित्यिक प्रमाण रहता है इसको, यानी कि लिखा हुआ पूरा रहता है। और यहां पर ये बीच की स्थिति है, यहां पर क्या होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि यहां पर लिपि का आविष्कार तो हो चुका होता है, यानी कि लिखने की शुरुआत तो हो चुकी होती है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें क्या होता है कि आपका जो इतिहास है उसके लिए लिपि का आविष्कार तो हो चुका होता है, लिपि की शुरुआत हो चुकी होती है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा जा सका होता है। इसी वजह से आपका यहां पर जो सारी जानकारी है वो पुरातात्विक प्रमाण पर रहती है। तो आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सारी हमें जो जानकारियां मिली हैं वो यानी कि खुदाई से मिली हुई वस्तुओं के आधार पर हमें जानकारी मिलती है, जबकि लिपि वहां पर थी लेकिन अभी तक उसको पढ़ा
नहीं जा सका है। इसीलिए इसको किस टाइप का माना जाता है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी यानी कि किस युग की सभ्यता थी, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि भारतीय संदर्भ में कौन सी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है। उसमें आपका दे दिया उन्होंने कि पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये आपका यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। समानता पर आधारित समाज। या इसको कह सकते हैं वर्ग व्यवस्था पर आधारित समाज। मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आज की तरह जाति व्यवस्था नहीं थी, यानी कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो पूरी तरीके से समानता पर या वर्ग व्यवस्था पर आधारित था। वहां सभी वर्ग का अपना इंपॉर्टेंस था। जबकि आप देखते हैं बाद में आकर के हमारा जो वैदिक समाज स्टार्ट होता है वो यानी कि वर्ग व्यवस्था की जगह वर्ण व्यवस्था पर हो जाता है, और वही वर्ण व्यवस्था आपकी जाति व्यवस्था में बदल जाती है। और ये जो चार जातियां हैं इसको यानी कि कहीं ना कहीं इनमें ऊंच नीच की भावना आ जाती है। आपका यानी कि ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके नीचे आपका शूद्र, यानी कि ये चार जो वर्ण है उनमें ऊंच नीच की भावना होती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार की कोई बात देखने को नहीं मिलती है, और ये पूरी तरीके से आपका वर्ग व्यवस्था पर आधारित था, समानता के आधार पर था। यह बात कैसे पता चलती है कि आप देखें कि वो सिंधु घाटी सभ्यता में आपके जहां बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, यानी कि जो बड़ा मकान कौन बनाएगा, जो धनाढ्य लोग होंगे, पैसे वाले होंगे, अमीर होंगे, और वहीं पर छोटे छोटे यानी कि दो दो कमरे के मकान भी मिले हैं। तो वो कौन बनाएगा, जो यानी कि मजदूरी करता होगा, जिसकी आय के साधन कम होंगे। तो आप देखते हैं कि आपके शहर के बीच में ही बड़े मकान है, तो वहां पर दो कमरों के मकान भी हैं। खास करके ये हड़प्पा में आपके मजदूरों के बैरक स्थान भी मिले। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका जो सामाजिक व्यवस्था थी वो समानता पर आधारित थी, मतलब भेदभाव पर आधारित नहीं थी। यानी कि आपका ऊंच नीच की किसी प्रकार की भावना नहीं थी। अमीर लोग और यानी कि आपका मजदूर लोग भी यानी कि उनके मकान आसपास ही बने होते थे। इसके अलावा एक चीज और देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है ना, जातियों में नहीं बटा था बल्कि वर्ग में था। कौन कौन से वर्ग थे, आपका 4 वर्ग थे। पहला विद्वान वर्ग, यानी कि जो आपका पुरोहित लोग थे, जो धार्मिक कार्य करते थे, शिक्षा देने का कार्य करते थे, विद्वान वर्ग। दूसरा आपका योद्धा वर्ग, यानी कि जो राज्य की सुरक्षा करने का, यानी कि प्रशासन करने का, और यानी कि आपका शासक वर्ग के रूप में काम करने वाले लोग, यानी कि योद्धा वर्ग थे, सैनिक वर्ग था। और उसके बाद आपका व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग ये यानी कि व्यापार का काम करता था। और चौथा आपका सामान्य जन, इसमें आपका किसान, मजदूर, यानी कि ये लोग आते थे जो उत्पादन का कार्य करते थे। तो समाज यानी कि आपका कार्य के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर बटा हुआ था, जाति के आधार पर नहीं था। तो इसलिए सभी को वहां बराबर माना जाता था। आपका कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी। हर व्यक्ति की अपनी
जिम्मेदारी थी वो काम करता था, जो व्यवसाय करता था उसी वो वर्ग में आ जाता था। ठीक है, चलिए अगली विशेषता हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक से मतलब यह है कि आपका स्त्रियों का बहुत सम्मान था, यानी कि ये कह सकते हैं स्त्रियों को हर जगह महत्व दिया जा रहा था। ये बात कैसे पता चलती है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में सबसे ज्यादा मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, यानी कि स्त्रियों की खुदाई में मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि आपका ये कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि यहां पर स्त्रियों की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली। स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं, चित्र भी मिले हैं, तो इनसे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो महिलाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। उसका एक कारण ये भी है कि आप देखेंगे नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाता है, प्रॉपर सम्मान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि महिलाओं पर बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, वो पुरुष प्रधान समाज हो जाता है कहीं नहीं। तो ये आपका कैसा समाज था? महिलाओं की यहाँ पर यानी कि प्राथमिकता थी, यानी कि आपका मात्र सत्तात्मक समाज था। महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार थे, यानी कि आपका व्यापार करने का भी उनका था, और आपका यानी कि दो धार्मिक कार्यों में भी भागीदारी करने की थी। इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर सभी प्रकार का यानी कि महिलाओं का सम्मान था और सभी प्रकार के वो कार्य करते थे। महिलाओं की यानी कि सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भी मिली है। आपका ये माना जाता है कि ये सभ्यता कैसी थी? सौंदर्य परक सभ्यता, यानी कि यहां पर लोग बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, यानी कि अपना सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे, सिले सिलाए कपड़े भी पहनते थे। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जो सुई होती है ना कपड़े सिलने वाली, वो भी यहां से मिली है। इसलिए पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे सिले सिलाए कपड़े पहनते होंगे। आपका तरह तरह का उनका हेयर स्टाइल मिला हुआ है, विभिन्न प्रकार का केश विन्यास है ना। और कुछ यानी कि पुरुष जो है उनके दाढ़ी और मूछ दोनों है, कुछ ऐसे हैं जिनके दाढ़ी मूछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यानी कि इसको बनाते थे, तो इसके लिए आपका यानी कि तांबे का बना हुआ उस तरह भी मिला है। और आपका मिरर भी होता था, दर्पण होता था जो तांबे का बना होता था। कंघी भी मिली है, तो ये इससे पता चलता है कि ये बालों को संवारने के लिए कंघी और यानी कि क्या दर्पण का उपयोग करते थे। इसके अलावा बहुत सारा यानी कि मेकअप का सामान भी मिला है, यानी कि सौंदर्य सामग्री। सौंदर्य सामग्री आपका मेकअप का सामान, जैसे आपका लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सब यानी कि मेकअप का सामान मिला हुआ है। आपका ये ज्यादा हड़प्पा से मिला है। और इसके अलावा स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते थे? ज्वेलरी पहनते थे, आभूषण पहनते थे। इसमें आपका धातुओं के बने आभूषण भी मिले हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी धातुओं के बने हुए कांसा के यानी कि आभूषण मिले। इसके अलावा आपके हाथी दांत, सेल घड़ी, मिट्टी है ना, पत्थर, इनके बने भी मिले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग शौक पूरा करते थे। जो रिच लोग थे वो यानी कि सोना चांदी के पहनते थे, और जो कम पैसे वाले थे तो उनको यानी कि अन्य चीजों का यानी कि जो उपयोग करके बनाते थे। लेकिन सभी लोग यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। और खास बात ये थी कि इनमें आपका सभी धातुओं से ये लोग परिचित थे, लेकिन आपके लोहे से परिचित नहीं थे।
क्योंकि लोहा कहीं भी यानी कि खुदाई में नहीं मिला है। हो सकता है कि लोहा ऐसी धातु है जिसमें जंग लग जाती है, खत्म हो जाती है, तो हो सकता है कि समय के साथ में खत्म, लेकिन जंग के भी निशान मिलना चाहिए था। तो खुदाई में मिट्टी में जो मिला वो तो मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि अभी तक वो यानी कि लोहे से परिचित नहीं हो पाए थे। अभी तक यानी कि वो सिर्फ आपका मिश्र धातु बनाने सीख पाए थे, लेकिन लोहे का उपयोग करना नहीं जान पाए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।